बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन की स्टार्टिंग होती है एक टर्म से जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो रोटेशनल मोशन का अपोज कर रही हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर लट्टू को घुमाते हैं तो कुछ टाइम क्या बाद क्या होता है, ये लट्टू जो होता है वो घूमते घूमते रुक जाता है। तो ये रुका क्यों? जैसे अगर कोई बॉडी हमारी किसी सरफेस पे चल रही होती है तो वहां पे तो फ्रिक्शन इसको रोक देता है। वैसे लट्टू जब रोटेट कर रहा होता है तो कुछ टाइम बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है जो रोटेशनल मोशन को क्या कर रही होती है, अपोज कर रही होती है। ठीक है ना। रोटेशनल मोशन के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या? एक्सिस। अगर एक्सिस हम डिफाइन कर देंगे तो उसी केस में हम लोग डिफाइन कर पाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर पूछा जाए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे जब तक हम लोग एक्सिस ना बताएं। बोला जाए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स मेन एक्सिस, तब हम लोग बोलेंगे ml²/12। ठीक है ना। तो हमें एक्सिस डिफाइन करे पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने के लिए। इसके बाद हम लोग बात कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल। अगर कोई एक सिंगल पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको डिफाइन करना है तो पहले हमको एक्सिस डिसाइड करनी पड़ेगी। एक्सिस से हम लोग परपेंडिकुलर दूरी ढूंढेंगे। एक्सिस से हमने परपेंडिकुलर दूरी ढूंढी और फिर वहां से डिफाइन करते हैं सिंगल पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि किसके बराबर होती है? mr² के बराबर होती है। यहां से पूछे ले अगर आपसे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास के लिए m लिखेंगे और r के लिए l² रखेंगे। तो ml² क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो जाएगा। ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन एनसीईआरटी कभी भी पूरी एनसीईआरटी में टेंसर टर्म नहीं यूज किया है। तो अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी प्रॉपर्टी है तो हमें लिखना है स्केलर प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने दो ही चीजें पढ़ी है, स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर वेक्टर नहीं लगा ना, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई? हमारी स्केलर प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल की, अगर पार्टिकल की दूरी r थी, अगर यही पार्टिकल कहां पे आ जाए? एक्सिस पे आ जाए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से एक कंसेप्ट ये देखने को मिला कि जितना ज्यादा r रहेगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, कि जितना ज्यादा r उतना ज्यादा i, जितना ज्यादा r उतना ज्यादा i। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी कि r जितना दूर होगा i उतना ज्यादा होगा। ठीक। ये क्वेश्चनों में काम आएगा। अब यहां से एक कंसेप्ट आता है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग बात कर रहे हैं किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला चीज, ये बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूले में ही आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mr²। हमने सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ा, तो यहाँ मास पे डिपेंडेंसी हमको आराम से दिख रही है। दूसरा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो हम देख रहे थे कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास हमारा एक्सिस के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सिस से दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये जो दूरी है वो भी फैक्टर प्ले कर रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mr² लिख रहे हैं, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। हमारा डिपेंडेंसी शो करता है किसके ऊपर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, और मास खुद भी शो करता है। दूसरा चीज, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डिफाइन करी है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने डायमीटर के अबाउट डिफाइन करी है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे भी डिपेंड करता है कि एक्सिस हमने क्या चूज कर रखी है। दूसरा, शेप एंड साइज। तो अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप के ऊपर भी डिपेंड है, एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड है, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड है, और मास ऑफ द बॉडी के ऊपर भी डिपेंड है। अगर मैनी पार्टिकल प्रेजेंट है सिस्टम में तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैसे फॉर्मूला निकलेगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, अब यहां से इस m1 की परपेंडिकुलर दूरी या फिर पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, m3 का पोजीशन वेक्टर r3 है, और mn का पोजीशन वेक्टर rn है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो स्केलर सम होता है, यानी सबको ऐड कर दो, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस in। इस तरीके से i1 के लिए लिखा जाता है m1 r1, i2 के लिए m2 r2, i3 के लिए m3 r3 और mn rn लिखा जाएगा। इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिला किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैनी पार्टिकल का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैनी पार्टिकल क्या होता है? I इक्वल टू समेशन mr²। ठीक है ना। यानी mr² जोड़ते जाओ और I बताते जाओ। ठीक है, mr² जोड़ते जाओ और I बताते जाओ। ये I जो रहेगी, यूजुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अब यहाँ पे I को हम लोग K के फॉर्म में भी लिखते हैं। ये क्या है? K जो होता है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। K को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो I इज इक्वल टू mk², I इज इक्वल टू mk² लिखा जाता है। तो K क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू रूट ओवर I बाई m। तो अगर किसी बॉडी के लिए हमें पूछ ले कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बता दीजिए, तो बस उसमें से मास हटा दीजिएगा, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से मास हटा करके रूट लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए क्या लिखते हैं? ml²/12 लिखते हैं। तो मास अगर नीचे रहेगा तो मास से मास कट जाएगा, तो l बाई रूट ओवर 12 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से
हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी को एवरेज रेडियस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज रेडियस भी बोलते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, जैसे यहाँ पे पार्टिकल दिया हुआ था, पार्टिकल की जो दूरी थी, पार्टिकल की परपेंडिकुलर दूरी से मतलब होना चाहिए, यानी दूरी कैसी भी दिया हो, हमें किससे मतलब है? सिर्फ एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है। तो ये एंगल हमें दिया हुआ था 60 डिग्री, ये 4 मीटर दिया हुआ था। हमें किससे मतलब है? हमें परपेंडिकुलर दूरी से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का कंपोनेंट ले लेंगे, थीटा से अटैच कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 4 का cos थीटा, यानी 4 cos 60, और cos 60 का वैल्यू क्या हो जाता है? cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये कितना आएगा? 2। तो ये परपेंडिकुलर दूरी 2 मीटर की आगे। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? mr²। मास कितना था? 2 kg। और r कितना निकाला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 8। ये क्या हो गया हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल। अब जैसे ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बताना था, तो एक्सिस हमने डिफाइन करी। एक्सिस डिफाइन करने के बाद हमें परपेंडिकुलर दूरी चाहिए हर पार्टिकल की। तो पहले पार्टिकल डिफाइन कर लेंगे, ये ए, ये बी, ये सी और डी। तो डी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, ए के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि ये एक्सिस पे आ रहे हैं। इससे परपेंडिकुलर दूरी हमारी क्या हो जाएगी? एल, और यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी भी हो जाएगी एल। तो इस पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ml²। और इस पार्टिकल के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। और ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर। हम मान के चलेंगे स्केलर, और स्केलर में डायरेक्ट सम होता है, सम या सब्सट्रैक्शन होता है, पर यहाँ पे सम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सम करेंगे तो ml² और ml² मिलकर के क्या हो जाएंगे? 2ml²। तो इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 2ml² आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, डायगोनल के अबाउट क्या पूछ रखा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें किससे मतलब होता है? हमें मतलब होता है परपेंडिकुलर दूरी से। तो सबसे पहले पार्टिकल डिफाइन करेंगे, पार्टिकल ए, पार्टिकल सी, पार्टिकल डी एंड पार्टिकल बी। तो ए और सी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये एक्सिस पे ही है। अब डी की परपेंडिकुलर दूरी चाहिए और बी की भी परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है एल, टोटल डिस्टेंस थी एल, तो ये l/2 हो जाएगी। अगर निकाल लेते हैं तो ठीक, नहीं समझ में आता तो भी समझ लीजिए कि कैसे ये दूरी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब अब यहां पे देखिए, ये हमारा क्या है? एल है, ठीक है। और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और ये 45 डिग्री हो गया, तो एल है तो इधर बोल देंगे l/√2, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सामने थीटा से अटैच कंपोनेंट क्या होता है? थीटा से अटैच कंपोनेंट हो जाता है एल कॉस थीटा। थीटा से अटैच कंपोनेंट एल कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं आ रहा है ऐसे, ऐसे में दिक्कत आ रही है, तो भी निकाल सकते हैं हम लोग इसको अलग तरीके से, ठीक है। अगर इसको अलग तरीके से निकालना है तो इसमें हम लोग ये डिस्टेंस का कंसेप्ट लेकर के आ सकते हैं कि ये जो दूरी है ये किसके बराबर हो जाएगी? l√2 के बराबर हो जाएगी। यानी ये दूरी l√2 के बराबर हो जाएगी। टोटल अगर ये l होता तो ये l√2 के बराबर होता, ठीक है ना। l√2 के बराबर होता, तो ये l के बराबर होना चाहिए। तो अब इसका आधा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? √2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आधे का कंसेप्ट है, बेसिकली इसको रट ही लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक सोचना नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं तो ये वाली जो साइड आती है a/√2 इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है ना। अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाता है? a/√2 के बराबर आ जाता है, ठीक। और ये एंगल 45 डिग्री होता है, ठीक। ये 90 डिग्री होता है, ठीक। इतनी चीजें याद रखनी। तो ये परपेंडिकुलर दूरी आ ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ma/√2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ma²/2। सिमिलरली ये भी उतनी ही दूरी पे है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ma²/2। यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा? ma², क्योंकि ये 2 और ये 2 आएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ma² हमें देखने को मिलेगा, है ना। या फिर ml² बोल दो अगर l लिखा हुआ है तो, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे? इसके बाद हम आ जाते हैं ये वाली प्रॉब्लम पे। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना था, तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये एक्सिस पे ही है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैंसिल हो जाएगा। इस पार्टिकल की बात करें तो यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर दूरी देखेंगे तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी? ये एंगल अगर 60 डिग्री हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो थीटा से अटैच कंपोनेंट क्या हो जाता है? एल कॉस थीटा हो जाता है, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है? एल साइन थीटा हो जाता है।
ठीक है, ये एल साइन थीटा हो जाएगा। तो एल साइन 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, एल साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 एल हो जाएगा। तो इस पार्टिकल की दूरी क्या, इस पार्टिकल के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, एम √3/2 एल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किसका, एम 3m/4 l², ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3ml²/4, ठीक। अब वैसे ही इस पार्टिकल के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये पार्टिकल एक्सिस पे आ गया, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, एल के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ml² हो जाएगा। इसके लिए ये दूरी हमको चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस थी कितनी, एल। तो ये डिस्टेंस l/2 और l/2, तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, l/2। तो सी के लिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो मास इंटू l/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ml²/4। तो ये ml² और ये ml²/4, तो किसके बराबर हो जाएगा, 5ml²/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एक जोड़ दिए हम लोग, तो एक जोड़ने की वजह से 5ml²/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5ml²/4, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर साइड बड़ी तो मास ज्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। तो जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 था, ये 5 था, तो जिसका साइड बड़ा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, तो I3 सबसे कम हो जाएगा। देन अगर बात करी जाए कि कौन सी साइड बड़ी है, 4 वाली, देन I2 हो जाएगा, ठीक है। देन हमारी फर्स्ट वाली, तो I1 की वैल्यू, मास ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, ठीक है ना, या फिर साइड बड़ी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। साइड बड़ी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, ठीक है। साइज छोटी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अब इसके बाद दो थ्योरम आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए, कि हम लोग सभी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है वो तो सभी के लिए वैलिड होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है वो खाली 2D बॉडीज के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि डिस्क हो गया, प्लेट हो गया, लैमाइना हो गया। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हर जगह लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ स्पेशल केसेस में लगा सकते हैं, ठीक। जब 2D बॉडी होगी तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो सबके लिए वैलिड है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जैसे एक एक्सिस के अबाउट हमको पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हमको किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और वो क्या है, वो पैरेलल है, मेन एक्सिस के पैरेलल है, यानी जहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाती है उसके पैरेलल है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाएगा, तो जिसके अबाउट जो पैरेलल लाइन थी, जैसे ये हमारा था, इसके इस लाइन के अबाउट पूछा था, पर इस लाइन के अबाउट हमको नहीं पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड पता है कि डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम लोग इसके इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो अगर इस लाइन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जो आपका IG है, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस जाती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और प्लस कर दीजिए इन दोनों के बीच की दूरी d है अगर, तो mr/md² के से जोड़ दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, रेड वाली एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबके लिए वैलिड है। फिर आ जाता है कौन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड होता है। जो हमारी 2D बॉडीज होती है उनमें ही हम लगा सकते हैं क्या, उनमें ही हम लोग लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया, अब इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए डिस्क था, हमें इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया, हमें क्या है, हमें सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट पता था, तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है किसी भी दो का अगर हम लोग क्या करें, सम करके किसी तीसरे एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बात करी जाए, अगर हमें z के अबाउट चाहिए, ये z बाहर आ रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी दो के अबाउट का सम कर देंगे, किसी दो के अबाउट का अगर हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग तीसरे के अबाउट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हम लोग इसको क्वेश्चनों में यूज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप और बॉडीज की बात कर लें। अगर किसी रेगुलर बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी जाए तो वहां पे हम लोग देखते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की अगर बात कर लेते हैं, तो रॉड का मेन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12। क्या होता है, ml²/12। ये मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, ठीक है।
अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट पूछ ले तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आ जाता है, एंड के अबाउट आ जाता है ml² by 3। ठीक है ना। अगर एंड से पूछे, ये हमारी रॉड थी, रॉड के बीच से पूछेगा तो हम लोग बताएंगे ml² by 12। ठीक है। और रॉड से दूर से यानी एक कॉर्नर से बताएंगे तो क्या आ जाएगा ml²by 3। ठीक है ना। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। ठीक। अब अब हम लोग चले जाते हैं किस पे, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था दो रॉड थी। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी एक्सिस हमने इसको मानना है। ठीक है ना। यानी एक्सिस हमारी कुछ बाहर ऐसे आ रही होगी। ठीक है। एक्सिस हमारी कुछ ऐसे रहेगी 3D में। ठीक। तो यहाँ पे हमें बताना था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसका मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है। तो अगर ऊपर वाली रॉड सोचूं तो ऊपर वाली रॉड का क्या हो जाएगा, ये एंड पॉइंट हो जाएगा, और नीचे वाली जो रॉड होगी उसका भी एंड पॉइंट होगा, और दोनों एंड पॉइंट के अबाउट है। तो दोनों एंड पॉइंट के अबाउट है, तो एंड पॉइंट के अबाउट हम लोग लिखते हैं ml² by 3 फॉर रॉड ए एंड ml² by 3 फॉर रॉड बी, ml² by 2 बाई रॉड 3। ठीक है ना। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ml² by 3। तो दोनों रॉड के हिसाब से ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये थी कि यहाँ पे एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इन दो रॉड को मैं ऐसे रखूं, 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 इन सभी केसेस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दो रॉड की वजह से वो 2ml² by 3 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने रखा था 60 डिग्री पे, तो जब मैं 60 डिग्री पे रख रहा हूं तो भी अब इस रॉड के लिए ये अभी भी एंड का ही काम करेगा, तो एंड का काम करेगा तो ऊपर वाली रॉड के लिए हमारा ml² by 3 ही आएगा, और इसके लिए भी एंड का ही काम करेगा तो इसके लिए भी ml² by 3 ही आएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2ml² by 3 ही देखने को मिलेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे ये था इफ अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंड एट अ मिड पॉइंट, जब एक रॉड को हम लोग बेंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग रॉड नहीं है, यहाँ एक ही रॉड को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। जब एक ही रॉड बेंड करी जाती है तो मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी पहले जो मास टोटल मास m था अब वो मास m/2 में चला जाता है, और लेंथ भी क्या हो जाएगी, देखिए लेंथ जो है बेंड कर रहे हैं तो लेंथ l/2 और l/2 में चली जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछ रखा था then moment of inertia of a rod about bending point के about and perpendicular to the plane of rod, यानी जो plane of rod है ये इस plane में रखी है तो इसके perpendicular हमको बताना है कि इसका moment of inertia क्या होगा। तो जब इसको bend करते हैं तो मास m/2 और लेंथ l/2 हो गई। तो अब बस moment of inertia हमको लिखना है, तो moment of inertia ये वाली rod का end के about क्या हो जाएगा, ml² by 3 होता है। तो अब l² की जगह, अब l की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, l/2, l की जगह l/2 और मास की जगह m/2 पुट करना पड़ेगा, तो ये m/2 हो जाएगा, और ये l/2 इंटू 3 का होल स्क्वायर ये लिखा जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक रॉड है कि दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा ml² by 16, सॉरी ml²by 12। ठीक है। तो ये हमारा आ गया ml²by 12। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारा पूछ रहा था एक स्क्वायर फ्रेम है, इस स्क्वायर फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर फ्रेम में अब एक्सिस हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग एक्सिस यहाँ पे मान रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है। शायद इसके अबाउट ना बोल करके यहाँ पे बोला हुआ है, क्वेश्चन मैंने अभी देखा नहीं है। डायरेक्ट देख रहे हो कितना इंटेलिजेंट हो, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर देख के क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है। अगर मान लो इसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। तो अब एक एक्सिस के अबाउट अगर मुझे जानना हो तो एक एक्सिस के अबाउट, इसके मेन एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी, एक रॉड के ml²by 12 हो जाएगी। ठीक है ना। तो चार एक्सिस है यानी 4 के लिए 4ml²by 12 हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस के अबाउट। और दूसरा अगर हमें चाहिए हो कि मिड पॉइंट के अबाउट बता दीजिए, तो मिड पॉइंट के अबाउट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट के अबाउट, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देख करके फिर बताएंगे, ज्यादा स्मार्ट हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी ऑनलाइन। ठीक है। आ जाओ। अब यहाँ बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ, अरे क्वेश्चन देख लेना यार, आसानी है, तो समझदार आदमी है यार तू, ऐसी बातें करता है, नहीं आएगा तो मैं हूं ना। देख अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की बात करते हैं,
तो देखो जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए एक्सिस डिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बीच मेन एक्सिस जब बोलेगा यानी बीच से एक्सिस जाती हुई इसको बोलते हैं मेन एक्सिस। तो रिंग के अबाउट हमारा सबसे सिंपल होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, जो सिंगल पार्टिकल के लिए था वही हमारा रिंग के लिए हो जाएगा। किसके अबाउट? मेन एक्सिस के अबाउट। अगर डायमीटर के अबाउट पूछे तो डायमीटर के अबाउट अगर पूछेगा तो डायमीटर ये भी है और डायमीटर ये भी है, तो दोनों के अबाउट क्या हो जाएगा, जो मेन का था उसका आधा कर देना, तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है डायमीटर। अब डायमीटर और टेंजेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। डायमीटर क्या होता है, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर, ठीक है, ये क्या है इसका डायमीटर, इसको ऐसे फ्लिप कर रहा हूं तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो ये डायमीटर हो जाएगा। अगर टेंजेंट बोल रहा हूं तो जैसे ये है, तो टेंजेंट का मतलब हो जाएगा यहां से एकदम लग करके जाए। और ये टेंजेंट पता है क्या है? गांव में वाला पंखा आता है ना, पंखा जो हम लोग हाथ से ऐसे चलाते हैं, तो वो जो पंखे की डंडी लगी रहती है ना, वो होती है टेंजेंट। और डायामीटर का मतलब क्या होगा कि जो बीच से ऐसा, बीच से जो लाइन जाती है ना एकदम डायामीटर, तो ये डायामीटर हो जाता है, ठीक है ना, डायामीटर इसको कहेंगे। और पंखे वाली जो लाइन होती है ना उसको कहते हैं टेंजेंट। तो डायामीटर के अबाउट हमारा जो आता है वो आता है एम आर स्क्वायर बाई टू। क्या आता है? एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। याद रखना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम वो ज्यादा देर तक घूमेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका वो ज्यादा देर तक घूमेगा, क्योंकि ओमेगा बढ़ जाता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई और ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो अगर तुम आई कम, देखो आर कम किया तुमने, आर कम किया तो आर कम करोगे तो आई कम होगा, आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई अगर डांसर ऐसे ऐसा हो हमारा, ला 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 ला, ये हाथ फैला करके डांस करेगा ना तो उतना तेज नहीं घूमेगा। अब यही देखो जो स्कीइंग लोग करते हैं ना, बर्फों में डांस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, से स्पिन करते हैं और अपने हाथ को अंदर कर लेते हैं। तो जब अपने हाथों को अंदर कर लेते हैं तो ये ओमेगा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आई घट जाएगा, आर घटा, इनका मास के डिस्ट्रीब्यूशन का आर घटा, आई घटा, तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो एकदम एकदम स्पिन करने लग जाते हैं अपने पैर पे ही, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आज था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, वो पूछा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें एक्सिस के अबाउट पता था, एक्सिस के अबाउट हमारा क्या हो जाता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। यहाँ से इस दूरी पे पूछा था तो ये एल बाई थ्री है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एल बाई टू में माइनस कर दीजिए एल बाई थ्री, तो क्या आ जाएगा, एल बाई सिक्स आ जाएगा। तो एल बाई सिक्स ये वाली दूरी पता चल गई, तो हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से आई जी प्लस एम डी स्क्वायर कर देंगे, तो आई जी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये एम एल स्क्वायर बाई सिक्स हो जाएगा, तो प्लस करेंगे 9 एम एल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। करेक्ट। अब इसके बाद ये हो जाता है हमारा क्या, टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू मेन एक्सिस। तो यही ध्यान देना है, टेंजेंट का मतलब वही मैंने बताया, ये पंखा, पंखा याद रखना है टेंजेंट से। टेंजेंट मतलब एकदम ऐसे टेंजेंट में है, पंखे के टाइप में है, ठीक है ना। तो इसके अबाउट हम लोग घुमा रहे हैं, तो इसके अबाउट जब हम लोग घुमाएंगे तब हमारा क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलता है। अब यहां से हम लोग लगाएंगे डायमीटर वाला, डायमीटर के अबाउट हमारा क्या था, एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना, एम आर स्क्वायर बाई टू। और यहां से लगा दिया हमने क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आर दूरी है, तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एम आर स्क्वायर हो गई, क्या हो गया, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रखना है टेंजेंट के अबाउट क्या हो जाएगा, एम थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो डिस्क में, डिस्क एक ऐसा केस होता है ना जहां पे हमारा सारे केसेस पॉसिबल होते हैं, यानी कि मेन एक्सिस भी होती है इसकी, और इसका क्या कहते हैं, इसका मेन एक्सिस और मेन एक्सिस का पैरेलल, डायामीटर और डायामीटर का टेंजेंट, ये इतनी चीजें देखने को मिलती है। तो मेन एक्सिस की जब हम लोग बात करेंगे तो आता है एम आर स्क्वायर बाई टू। अब टेंजेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो टेंजेंट के बाद आता है हमारा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, और डायमीटर के अबाउट हमारा क्या आ जाता है, एम आर स्क्वायर बाई फोर, और टेंजेंट के अबाउट आ जाता है फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पढ़ लिया जाए। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे याद रखेंगे, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले याद रखिएगा, मेन एक्सिस और एंड के अबाउट। तो रॉड का तो याद ही रहता है, मेन एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 और एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो रॉड का याद रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा क्या, मैड टी, क्या लिखिएगा,
मेड टी, मेड टी, मेड टी, ठीक है ना। मेड टी ये हमको लिखना है किसके लिए, ये हमको लिखना है रिंग के लिए। किसके लिए, रॉड के बाद रिंग लिखेंगे, तो रॉड के बाद रिंग लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है एम आर स्क्वायर और उसके बाद एक बढ़ा दो 2 mr स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 ऊपर था ना, इसको नीचे कर दो, mr² बाई 2, फिर क्या हो जाएगा, अब 2 हो गया नीचे आ गया, अब एक बढ़ा दो 3 mr² बाई 2, और यहाँ पे क्या बोला था, MED, मेड टी। मेड का मतलब मेन एक्सिस के अबाउट mr², ठीक है ना, एंड के अबाउट mr 2 mr² ठीक है ना, एंड के अबाउट 2 mr², डायमीटर के अबाउट mr²/2, टेंजेंट के अबाउट 2 mr²। तो जैसे ये मेन एक्सिस थी, मेन एक्सिस के अबाउट mr², टेंजेंट मतलब इसी का टेंजेंट यानी यहाँ पे, ठीक है ना। ये जब टेंजेंट की बात करेगा तो ऐसे, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एंड का अबाउट मतलब एंड के अबाउट इस तरीके से, इधर एंड हो जाएगा। जब मैं टेंजेंट बोल रहा हूं तो डायामीटर वाला टेंजेंट की बात करो, ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये एंड है, करेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद डिस्क के लिए लिख देना, क्या डिस्क के लिए लिख देना मेड टी। अगेन हम क्या क्या लिखना है, मेड टी लिखना है। उसके बाद सिंपल 2244 लिखना है, 2244 लिखना है, फिर डैश 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 डैश, फिर ऑड नंबर लिखने हैं, 1 3 पहला ऑड नंबर, 1 5 दूसरा ऑड नंबर, ठीक है ना। 1 3 पहला ऑड नंबर, 3 और 5 उसके बाद आता है ना, 3 के बाद अगला ऑड नंबर। तो ये हमें पता चला। उसके बाद लिख दो MED T। तो M के लिए मेन एक्सिस, E के लिए एंड के अबाउट, D डायमीटर, और टेंजेंट के अबाउट 5/4। तो ये डिस्क का याद हो गया। इसी तरीके से सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का दो ही है, मेन एक्सिस के अबाउट और टेंजेंट के अबाउट। तो मेन एक्सिस के अबाउट याद रखना है 2/5, 2/5 सॉलिड। अगर सॉलिड बोला है ना, तो सॉलिड मतलब बड़ा ऑड नंबर, सॉलिड मतलब बड़ा ऑड नंबर, इसका नाम ही सॉलिड है। तो पहला ऑड नंबर होता है 3 और दूसरा ऑड नंबर है 5, 1 को छोड़ दो। तो 3 और 5, तो सॉलिड है तो 5 लिखना, सॉलिड है तो 5 लिखना, और उसके बाद इन दोनों का सम कर देना। तो 5 + 2 क्या होता है, 7/7 हो जाएगा, 5 + 2 7, तो 7/5 mr² किसके अराउंड हो जाएगा, टेंजेंट। अब वही हॉलो था, तो हॉलो में क्या ऑड नंबर लेंगे, 3, हॉलो हल्का फुल्का, तो ऑड नंबर 3 लिया जाएगा। तो 2/3 mr², 2/3 mr², और टेंजेंट के अबाउट चाहिए तो दोनों को सम कर दो, तो 3 + 2 5/3 mr² हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले याद रखेंगे, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस करेंगे।